हेलो फ्रेंड्स, ओनली पीएससी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते जा रहे होंगे, क्योंकि अब एमपीपीएससी जो प्री का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। और अभी भी आज या शायद कल कुछ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के द्वारा दोबारा से आंदोलन किया गया मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग की बिल्डिंग है वहाँ पर, लोक सेवा आयोग के सामने। तो हो सकता है आयोग जल्द से जल्द कोई न्यू अपडेट हमें दे, तो इसलिए हमें अपनी तैयारी अच्छे से करते जाना है। और ऐसा ना हो कि हमारी पूरी प्रिपरेशन ना हो जाए और ना हो पाए और आयोग कभी भी अपना रिजल्ट घोषित कर दे या फिर जो नोटिफिकेशन जारी कर दे एग्ज़ाम जो होने वाला है एमपीपीएससी प्री का। हाँ, इस साल नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी में हो सकता है। तो हम लोगों को अपनी तैयारी अच्छे से करते जाना है और रिवीजन ज़रूर करते जाना है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि जो पढ़ा है हमने उसको बार बार रिवाइज़ करते रहो। क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो उसकी गारंटी नहीं दे सकते वो हमको याद ही रह जाए, लेकिन हम अगर जो हमने पहले हम जो कम पढ़ा है लेकिन हमने उसका बार बार रिवाइज़ किया है तो उससे हमें ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए फिर आज हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। मध्य प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आयोग की क्लासेस में जो निर्वाचन आयोग था वह पढ़ लिया है, उसके बाद हमने संघ लोक सेवा आयोग पढ़ लिया है। और आज जो हमारी क्लास है वह है लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है वह हमको पढ़ना है। और जैसे कि इसी के द्वारा जो मध्य प्रदेश की सिविल सर्विसेज होती हैं इनकी भर्ती प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही की जाती है। तो चलिए हम देखते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में। एक मिनट रुकिएगा। तो हमें क्या पढ़ना है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो इसको हम कुछ आयामों के तहत पढ़ेंगे, कुछ आयाम, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था इन्हें हम जब कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो पढ़ना इजी हो जाता है। तो हम देखेंगे इसमें सबसे पहले आयोग की पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पहले इसकी वर्तमान स्थिति में किन किन चरणों से यह गुजरा है, और फिर इसकी स्थापना से रिलेटेड जो भी इससे रिलेटेड इसका इतिहास रहा है वह हम बात करेंगे इसकी पृष्ठभूमि के अंतर्गत। फिर हम इसका सामान्य परिचय देखेंगे जिसमें आयोग की स्थापना, इसकी सदस्य संख्या वगैरह, इसका फिर जो संवैधानिक संरचना रही है जो कि हम देखेंगे इसमें। फिर जैसे कि इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद, यानी इसमें भी संवैधानिक संस्था की संरचना के बारे में ही बात करेंगे हम। फिर देखेंगे हम आयोग की संरचना, संरचना के तहत इसमें अध्यक्ष समेत कितने सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल, सब कुछ हम देखेंगे आयोग की संरचना में। फिर देखेंगे हम लोग आयोग के जो स्वतंत्रता, यानी कि जो भी इसमें अनुच्छेदों के तहत कौन कौन सी सॉरी जो अनुच्छेदों के तहत आयोग को कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है। फिर हम देखेंगे आयोग के कार्य, आयोग के कौन कौन से फंक्शंस हैं वह हम देखेंगे आयोग के कार्यों में। और तो फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट संस्थान के बारे में भी बात कर लेंगे। हो सकता है कि एमपीपीएससी से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमें अपना हर पहलू अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आयोग की पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। एक मिनट रुकिएगा। तो हम देखते हैं जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो ये किसके प्रांतों में लोक सेवा आयोग के गठन की बात कर रहा है, जो किसके तहत किया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। लेकिन इसके पहले भी हमने देखा था 1926 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो वह जो आयोग था वह किसकी भर्ती करता था, दोनों के लिए कॉमन आयोग था। किस किस के लिए, संघ के लिए और प्रांत के लिए कॉमन आयोग काम कौन करता था, जो 1926 में आयोग गठित किया गया था। कब किया गया था, 1926
1926 में, और यह एक कॉमन आयोग था। कॉमन आयोग मतलब कि प्रांतों के लिए एंड संघ के लिए यही भर्ती करता था। फिर देखेंगे हम 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315(1) के अनुसार प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कब किया गया था प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन? 26 जनवरी 1950 को। किसके तहत? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 315 का सब क्लॉज है फर्स्ट के अनुसार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। फिर इसकी आगे की बात करें, एक मिनट रुकिएगा। अब यह आयोग जब गठित किया गया था तो ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है। ये तो बाद में नाम पड़ा है, क्योंकि इसका गठन कब हुआ था? हमने देखा 26 जनवरी 1950 को। तब मध्य प्रदेश कोई राज्य नहीं बना था। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 1956 को। तो यह पहले अलग नाम से जाना जाता था। क्या नाम था इसका? मध्य भारत आयोग के नाम से यह जाना जाता था। फिर और जो भोपाल और विंध्य भोपाल तथा विंध्य हेतु एक कोई मतलब जो मध्य भारत आयोग इसके लिए भर्ती नहीं करता था। इनके लिए यूपीएससी द्वारा ही भर्ती की जाती थी। किस किस के लिए? भोपाल जो रियासत थी और विंध्य क्षेत्र हेतु अलग अलग भर्ती की जाती थी, अलग से भर्ती की जाती थी। किसके तहत की जा रही थी? वह की जा रही थी यूपीएससी द्वारा, जो संघ लोक सेवा आयोग था उसके द्वारा इसकी भर्ती की जाती थी। फिर हम देखें कि वर्तमान कंडीशन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को हम देखें जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कैसे हुआ। तो जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, कब किया गया? तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, और उसके बाद जो संविधान का अनुच्छेद 315 तथा राज्य पुनर्गठन आयोग के अधिनियम की धारा कौन सी? 118(3) के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश द्वारा और केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। एमपीपीएससी का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। एक नवंबर 1956 को। और किस किस के तहत किया गया ये? राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इसकी धारा कौन सी है? 118(3) एंड संविधान का अनुच्छेद 315। तो इसके तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। फिर हम बात करते हैं आगे। आगे का हम बात करेंगे सामान्य परिचय, इसका जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल इन्फॉर्मेशन की बारे में बात करते हैं। तो देखें इसकी स्थापना की बात करें तो हमने अभी देखी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई। और इसका आधार की बात करें तो इसके आधार कौन कौन से थे? संविधान का अनुच्छेद 315, और 315 अनुच्छेद कौन से भाग में दिए गए? संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315, तथा राज्य पुनर्गठन आयोग का जो अधिनियम 1956 की धारा 118(3), इसके तहत इनका गठन किया गया था। फिर देखें इसकी प्रकृति। तो चूंकि हम देख रहे हैं ये संविधान की बात करता है। संविधान की बात कैसे कर रहा है? चूंकि ये संविधान के भाग 14 में दिया गया, और अनुच्छेद भी कौन सा है? 315 से 323 तक इसके पूरे अनुच्छेदों की बात की गई है। यानी कि यह एक संवैधानिक निकाय है, तो इसकी प्रकृति क्या है? संवैधानिक है। अब अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो एमपीपीएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंदौर में। हेडक्वार्टर्स है इंदौर में, जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बोल रही थी कुछ आयोगों। तो देखा हमने इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंदौर में। अगर इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष डीवी रेगे थे। कौन थे? डीवी रेगे, जो कि 1 नवंबर 1956 से 17 सितंबर 1957 तक इसके अध्यक्ष रहे थे। फिर अभी वर्तमान अध्यक्ष का क्योंकि मैं वर्तमान अध्यक्ष के बारे में इसलिए नहीं बता रही हूँ, अपडेट होते रहते हैं, तो हम उसी टाइम पर देखें, एग्ज़ाम के टाइम पर सभी आयोग के एक बार वर्तमान अध्यक्ष पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें हम देख लेते हैं जो लिखा है। वर्तमान में जो एमपीपीएससी के पूर्णकालिक अध्यक्ष का पद अभी तक रिक्त था। फिर जिस कारण से राजेश लाल मेहरा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 316(1) के अनुसार अध्यक्ष का कार्य कर रहे थे, लेकिन अभी कोई शायद एक दूसरे नियुक्त किए गए हैं। अभी मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं इसके बारे में, तो मैं
नोट्स में अपडेट करा दूँगी जैसे ही इसके बारे में मुझे जानकारी मिलेगी। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब देखें इसकी प्रथम परीक्षा कब आयोजित की गई थी। प्रथम परीक्षा की बात करें तो यह 1958 में। कब की गई थी? 1958 में प्रथम परीक्षा का आयोजन किया गया था। फिर देख अब तक कोई इसके महिला अध्यक्ष नहीं बनी है। जैसे कि हमने संघ लोक सेवा आयोग में देखा था, जो रोज मिलियन बैथ्यू थी, जो कि उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लेकिन MPPSC में अभी तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी है। फिर देखें इसके सदस्य, तो अध्यक्ष समेत इसमें 5 सदस्य हैं, मतलब एक अध्यक्ष है और 4 सदस्य हैं। सदस्य कितने हैं? 4 हैं। फिर इसकी जो सचिव थी वह थी वंदना वैद्य, और उप सचिव की बात करें तो राखी सहाय थे। ये कुछ इसके सदस्य हैं। तो ये अभी हम करंट का देख लेंगे, वो ज़्यादा सही रहेगा। ये मेरे नोट्स थोड़े से पुराने हैं। फिर देखें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की संरचना, यानी कि इसकी सदस्य संख्या वगैरह जो भी है हम इसकी संरचना के तहत पढ़ेंगे। तो संरचना की बात करें तो मैंने अभी बताया, एक अध्यक्ष होता है और इसमें 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष रहेगा और 4 सदस्य रहेंगे। सदस्यों की संख्या संविधान में मतलब जो सदस्यों की संख्या है उनका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, कितने सदस्य रहेंगे, लेकिन ये राज्यपाल के विवेक पर निर्भर रहता है। वह जितने चाहे सदस्य नियुक्त कर सकता है, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग में राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता था। फिर जो मध्य प्रदेश लोक सेवा सदस्य नियम की बना था 1973 में, उसमें कहा गया है जो सदस्यों की संख्या अधिकतम 7 हो सकती है। मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं? 7 हो सकते हैं, जो कि सदस्य सेवा नियम है 1973 उसके अकॉर्डिंग। फिर देखा अनुच्छेद 316 एक के अनुसार 316 एक के अनुसार नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन कर रहा था? राष्ट्रपति। और इसमें करता है राज्यपाल। और 316 सब क्लॉज एक के अनुसार राज्यपाल द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष की भी नियुक्ति की जाती है। फिर ये 316 2 के अनुसार 316 2 के अनुसार जो त्यागपत्र देंगे, त्यागपत्र यह अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपते हैं। अगर ये अपना कार्यकाल से पहले ही अपना त्यागपत्र देना चाहें तो ये अपने त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपेंगे। वहाँ पर कौन को सौंपा जाता था? राष्ट्रपति को। फिर देखा जाए अनुच्छेद 316 2 के अनुसार इनकी पद अवधि 6 वर्ष रहेगी या फिर 62 वर्ष रहेगी। अभी जो है ये है 62 वर्ष, लेकिन इसके पहले ये अवधि 60 वर्ष तक रहती थी। लेकिन 41वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था, जिसके तहत इनकी पदावधि 62 वर्ष कर दी गई। पहले ये 60 वर्ष थी, यानी कि 1976 तक इनकी जो कार्यकाल रहता था वह इनकी आयु 60 वर्ष तक होती थी, तब तक का रहता था। और जो पूरा कार्यकाल रहे, मतलब कितने वर्ष तक यह रह सकते हैं, तो वह है 6 वर्ष। फिर देखें अनुच्छेद 317 एक, इसमें हटाने की प्रक्रिया के बारे में जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद साबित कदाचार के आधार पर अध्यक्ष व सदस्यों को हटाएगा। ऐसे डायरेक्ट ये किसके द्वारा हटाए जाएंगे? राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल। लेकिन इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वह राष्ट्रपति के पास रहती है। राष्ट्रपति के तहत ये लोग सदस्य और अध्यक्ष हटाए जाते हैं, और वह भी किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय की जांच के पश्चात ये लोग हटाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी, उसके बाद ही साबित कदाचार के आधार पर। फिर देखें अनुच्छेद 317 2 के अनुसार निलंबन यह राज्यपाल के हाथ में है। और फिर देखें 317 3 क्या कहता है? तो 317 3 के अनुसार जो हटाने के आधार हैं, जैसे वह दिवालिया घोषित हो चुका हो, और दूसरा देखें तो अन्य वैतनिक कार्य, यानी कि वह पद पर रहते हुए कहीं अन्य से भी अपना वेतन प्राप्त कर रहा है, यानी कि पैसे कमा रहा है। सही सीधी सी बात है। फिर देखें शारीरिक व मानसिक अक्षमता, वह शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में सक्षम ना हो। तो ये कुछ हटाने के आधार हैं। फिर देखें सदस्यों की योग्यता का वृहद निर्धारण संविधान में नहीं किया गया, यानी कि सदस्यों की योग्यता तो वह कौन सी योग्यता धारण करे होंगे तभी वह जो आयोग है उसके सदस्य अध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते हैं। तो यह संविधान में नहीं दी गई है। अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 316 एक के अनुसार आयोग के आधे सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखते हों।
तो यही हमने देखा था संघ लोक सेवा आयोग में, जो कार्य करने का अनुभव रखते हो भारत या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों का इनके पास अनुभव हो तो यह नियुक्ति के पात्र होंगे, लेकिन संविधान में इसका जिक्र नहीं किया गया है। ये जो प्रावधान है ये बाद में जोड़े गए। फिर देखो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की स्वतंत्रता क्या है, यानी संविधान में उन्हें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं या फिर कौन कौन से कार्य सौंपे गए हैं। तो देखें इनकी पद अवधि की सुरक्षा। तो राष्ट्रपति एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार ही अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा सकता है, जैसे कि हमने अभी इसके पहले देखा सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात इनको पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। फिर देखा अनुच्छेद 316(3) के अनुसार अध्यक्ष सदस्य अपने कार्यकाल के बाद पुनः उसी पद पर नियुक्त नहीं हो सकते, यानी कि यह पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, उसी पद पर दोबारा नियुक्त नहीं होंगे। हाँ, इतना हो सकता है जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य है तो वह संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा या फिर राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने के पात्र हो जाता है, ठीक है, लेकिन वह उसी पद पर दोबारा नियुक्त नहीं किया जाएगा। और अगर वह पद से हट जाता है तो वहीं कहीं दूसरी जगह भी पद पर नहीं नियुक्त हो सकता है। फिर देखा जाए इसके जो अनुच्छेद 316(3) के अनुसार अध्यक्ष या सदस्य अपने कार्यकाल के बाद, ये मैंने बताया वही है। फिर देखें आयोग के अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं हो सकता, जैसे कि मैंने अभी बोला है वह अपने कार्यकाल के बाद कहीं और पद पर आसीन नहीं हो सकते हैं। फिर देखें फोर्थ, अनुच्छेद 318 के अनुसार अध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्तें राज्यपाल तय करते हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद इसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग में कौन तय कर रहा था, राष्ट्रपति, और यहाँ पर कौन करेंगे, राज्यपाल तय करेंगे, लेकिन नियुक्ति के बाद इनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। फिर देखा जाए अनुच्छेद 319 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, जो कि अभी मैंने पहले बताया इसके बारे में। तो ये आप नोट्स में पढ़ लीजिए, मैं आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगी, जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ वो आप ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक रहेगी मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप पूरे PDF नोट्स प्राप्त करते जाइए। फिर देखें इसका आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 322 के अनुसार अध्यक्ष एवं आयोग के जो वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी कि जो राज्य की संचित निधि होती है उससे इनके वेतन भत्ते दिए जाते हैं और इन पर कोई संसद में मतदान नहीं किया जाता है। फिर देखा जाए आयोग के कार्यों के बारे में बात करें तो राज्य सरकार में नियुक्ति के लिए जो परीक्षा का संचालन करना, जो भी राज्यों में सिविल सेवा की जो भर्तियां होती हैं वह पूरा संचालन किसके हाथों में रहता है, राज्य लोक सेवा आयोग के हाथ में रहता है, और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के हाथ में रहेगा। फिर देखें राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्देशित किसी विषय पर सलाह देना, यानी राज्यपाल ने निर्देश दिया है, किसी सलाह मांगी है तो यह उनको सलाह प्रोवाइड कराएंगे, जो कि अनुच्छेद 320(3) कहता है। फिर देखें ये प्रतिवर्ष राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए कार्य का प्रतिवेदन देंगे, यानी कि जो उनका पूरी रिपोर्ट ये हर वर्ष राज्यपाल को सौंपेगा, आयोग द्वारा सौंपी जाएगी, आयोग के जितने भी कार्य हुए। फिर राज्य लोक सेवा आयोग से निम्नलिखित मामलों में सलाह ली जा सकती है, जैसे कि लोक सेवा को कोई निंदा या फिर अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पद मुक्ति या बर्खास्तगी, या राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य की सेवाओं से संबंधित अन्य कार्य भी सौंपे जा सकते हैं। जो लोक सेवाओं के अतिरिक्त भी आयोग को किसी अन्य कार्य में भी करने का आदेश दिया जा सकता है, सौंपे जा सकते हैं। फिर देखें ये हो गया हमारा पूरा आयोग से संबंधित, हमने देखा इसकी संवैधानिक स्थिति की बात की, इसके पहले हमने पृष्ठभूमि की बात की, संवैधानिक स्थिति में देखा हमने इसके अनुच्छेद कौन कौन से हैं, अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद क्या बात कहता है आयोग के बारे में, कौन सी स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये चीज़ हमने देख ली। फिर हमने इसकी संरचना की बात की, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं और जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन इनको जो पद से हटाएगा वह हटाने का अधिकार किसको दिया गया है, राज्यपाल को, वह भी कुछ प्रक्रिया के तहत, यानी कि जैसे कि अगर कोई साबित कदाचार है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी, उसके बाद इन्हें पद से हटाया जा सकता है। फिर हमने इनका कार्यकाल देखा, कार्यकाल की बात की तो कार्यकाल में देखा हमने 6 वर्ष 62 वर्ष जो कि कब किया गया था,
41वें संविधान संशोधन के तहत पहले ये 60 वर्ष था 1976 तक। 1976 के बाद से यह इनका कार्यकाल 62 वर्ष हो गया था। और संघ लोक सेवा आयोग का कितना था? 6 वर्ष 65 वर्ष, यानी कि जो कार्य करने के जो वर्ष कितने रहते थे? 6 वर्ष। और आयु कितनी रह सकती है? 65 वर्ष। और इसमें कितनी है? 62 वर्ष। तो ये हमने कुछ आयु से संबंधित हमने जानकारी देखी। और इसका हमने देखा जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंदौर में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के हेडक्वार्टर की बात की तो वह है इंदौर में। अब हम देखें कुछ प्रशिक्षण संस्थान। प्रशिक्षण संस्थान की बात करें तो देखें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकेदमी। तो यह हमारे देश का सर्वप्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है, जिसको क्या क्या कहा जाता है? लावासना। लावासना, जिसको शॉर्ट फॉर्म है लावासना। तो यह सबसे प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह कहाँ पर की गई है? यह मसूरी उत्तराखंड में, मसूरी के जो उत्तराखंड का जो मसूरी है वहाँ पर यह स्थित है। और यह अगर बात की जाए किस मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है तो यह है कार्मिक मंत्रालय के। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी है वह किस मंत्रालय के अधीन है? तो वह है कार्मिक मंत्रालय के अधीन। फिर बात की जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेदमी। तो ये इसको देखें तो यह 1948 में माउंट आबू, राजस्थान का माउंट आबू है, वहाँ पर केंद्रीय प्रशिक्षण कॉलेज की एक स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1948 में। और आंतरिक आपातकाल के दौरान इसे हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। तो देखा, ये आंतरिक आपातकाल के दौरान कुछ समय के लिए इसको हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया। और फिर देखा जाए कोयली समिति की सिफारिश पर इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेदमी। और ये इसकी बात की जाए यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। फिर देखें अगला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेदमी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेदमी। तो यह 1938 में इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज की स्थापना की गई। कहाँ पर? देहरादून में की गई थी। फिर 1987 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेदमी कर दिया गया। पहले यह इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज के नाम से जाना जाता था 1938 में जब इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद 1987 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेदमी। और यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, क्योंकि यह फॉरेस्ट से संबंधित है, मतलब पूरा फॉरेस्ट अकेडमी एक प्रकार से। तो यह किसके अधीन काम करेगा? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन। और यह हमने देखा सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेदमी, जो IPS की ट्रेनिंग होती है, यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और जिसमें IAS की ट्रेनिंग होती है वह कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। तो आज हमने हमारा जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग था वह हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगली क्लास में हम दूसरा देखेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि CAG पढ़ेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक आप रिवीजन करते रहिएगा। और क्योंकि पेपर अब कभी भी हो सकता है, इसलिए आपकी पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं रहना चाहिए। और इसमें भी हमने पूरा कवर किया है, कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए पूरे आपसे बन जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा। और आपको ये PDF नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।